वेलकम टू हरर नाइट्स विद देके। हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को हमारे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी मुझे एक ऐसे बुजुर्ग ने सुनाई थी जो मुझे एक सफर के दौरान बस में मिले थे। हम दोनों की मंजिल एबटाबाद थी, सो रास्ता तवील होने की वजह से बस के तमाम मुसाफिरों की आपस में शनासाई हो गई। यूं हमारा ये सफर एक यादगार सफर बन गया। तो आइए आपको ये कहानी उसी बुजुर्ग अली बख्श की ज़बानी सुनाते हैं। मैं 1945 में अमृतसर शहर में रिक्शा चलाया करता था। ये साइकिल रिक्शा खरीदने में मुझे कितनी मेहनत करना पड़ी ये तो बस मैं ही जानता हूँ। खैर, रेलवे स्टेशन से शेख बाजार के दरमियान मैं अपने रिक्शे को चलाया करता था। आज भी मामूल की तरह मैं रात के 10 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, क्योंकि पिशावर से अमृतसर आने वाली ट्रेन अक्सर लेट हो जाया करती थी। मैं पिछले 1 घंटे से रेलवे स्टेशन पर मौजूद था और रेलगाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई तो हर तरफ गहमा गहमी शुरू हो गई। मैं अपने रिक्शे से उतरकर तेज तेज डग भरता हुआ रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रहा था। मेरी नजरें एक ऐसी सवारी की मतलाशी थी कि जिससे एक ही बार में मेरा खर्चा निकल आए, नहीं तो फिर मुझे रेलवे स्टेशन के 2-3 चक्कर और लगाना पड़ते। काफी देर की तलाश के बाद जब मुझे मेरी मतलूबा सवारी ना मिली तो मैं वापस अपने साइकिल रिक्शे पर जा बैठा। क्या यार, आज सारी ही लोकल सवारियां हैं। लगता है मेरे रूट की सवारी पहले ही किसी और ने मार ली है। अब रफ्ता रफ्ता प्लेटफार्म की जानिब से सवारियों की आमद कम होती जा रही थी, मगर मेरी उम्मीद भरी निगाहें अब भी प्लेटफार्म पर लगी हुई थी। खैर, मेरी उम्मीद उस वक्त बर आई जब एक 20-22 साल की लड़की मेरे साइकिल रिक्शा की जानिब आती हुई नजर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। जब वो मेरे करीब आई तो वो मुझे देखने में काफी खूबसूरत लगी। मेरे ख्याल में ये लड़की किसी सरहदी इलाके से आई थी, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोग ज्यादातर खूबसूरत और सुर्खो सफेद होते हैं। उसकी चाल में एक ऐसी बेनियाजी थी कि वहां मौजूद लोगों की निगाहें उस पर जमी हुई थी। उसने आते ही मुझसे सवाल किया, अरे भाई, कुरैशीपुरा जाओगे? इस इलाके का नाम सुनते ही मैंने फौरन इस बात में सर हिला दिया। जी बीबी जी, क्यों नहीं, आइए बैठिए। मैंने फौरन ही उसे बैठने का इशारा किया और वो लड़की बड़ी बेबाकी से मेरे साइकिल रिक्शा पे बैठ गई। साइकिल रिक्शा चलाते हुए मैंने कनखियों से शीशे में देखा। वाकई वो लड़की मेरी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उससे कुछ बात करूं, मगर गुर्बत के एहसास ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैं अभी यही सोच रहा था कि उस लड़की की मीठी आवाज मेरे कानों से टकराई। ये आपका रिक्शा तो बहुत ही आहिस्ता चल रहा है, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। उसकी आवाज इस कदर शीरीं थी कि मैं अंदर ही अंदर से खुश हो गया। चलो, और कुछ नहीं तो इस तरह उसने मुझे बात करने का मौका तो दिया था। मौका जानते हुए मैं फौरन बोल उठा, अरे बीबी जी, मैं जानबूझकर साइकिल रिक्शा आहिस्ता चला रहा हूँ कि कहीं आपको झटके महसूस ना हो, क्योंकि इस सड़क में खड्डे बहुत हैं। मेरा जवाब सुनकर वो लड़की एकदम से मुस्कुराई। अरे भाई, अब मैं इतनी भी कमजोर नहीं। उसे हंसता देखकर मेरी हिम्मत कुछ और बढ़ गई और मेरी कोशिश भी यही थी कि इस लड़की से ज्यादा बातें करूं। उसका खूबसूरत और गुलाबी चेहरा बार बार मेरे दिल पर घाव कर रहा था। फिर बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि वो एक सरकारी मुलाजिम की बीवी है। उसका घर तो यही है, लेकिन उसका शौहर जलंधर में ड्यूटी कर रहा है। ये बात उसने मुझे इस अंदाज से बताई थी कि मेरे अंदर का छुपा हुआ शैतान मुझे उसकी तरफ उकसाने लगा, और ऊपर से उसकी बेतकल्लुफी मेरे इर्द गिर्द हवस का जाल बुन रही थी। अब मुझे मेरे अंदर ही अंदर से आवाज आ रही थी कि ये लड़की मेरे लिए एक आसान हदफ है। मैंने मजीद बात को बढ़ाया और उससे सवालात करना शुरू कर दिए। आप अकेली इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? जिस पर उसने मुझे बताया कि वो अपने वालिद की बीमारी की वजह से पिशावर गई हुई थी। अच्छा, तो बीबी जी, आपको तन्हा सफर करने से डर नहीं लगता? मैंने एक बार फिर उसे कुरेदा। मेरी ये बात सुनकर वो एक लम्हे को मुस्कुराई
जब तमाम जिंदगी ही तन्हा गुजारनी है तो तन्हा सफर करने से कैसा डर। आप मुझे ये बताएं, आप शादीशुदा हैं या अभी तक कुंवारे। उसने फौरन ही मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल किया। उसके किए गए इस सवाल पर मैं एक लम्हे को चौंक गया। ना चाहते हुए भी मुझे उससे बताना पड़ा कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे मुंह से शादीशुदा का लफ्ज सुनकर वो फौरन बोल उठी, काश अगर आप शादीशुदा ना होते तो मैं अपनी जिंदगी आपसे मुंसलिक कर लेती, क्योंकि आपकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा है। ये शादी नहीं बल्कि मजबूरी का सौदा था जो मुझे ना चाहते हुए भी करना पड़ा। एक तो मेरा खामद बड़ी उम्र का है और ऊपर से बदशक्ल, बस मुझे उससे नफरत है। इतना कहकर वो लड़की फिर से खामोश हो गई। उस लड़की की बातें सुनकर मैंने उसके हालात का ठीक ठीक अंदाजा लगा लिया था, और उधर तो शैतान पहले से ही मेरे वजूद में अपना घर कर चुका था। एक तो सख्त जाड़े के दिन थे, ऊपर से हर तरफ हू का आलम। मैं किसी मौका परस्त की तरह अब भी अपनी नजरें उस लड़की पर टिकाए हुए था। तकरीबन आधा घंटे चलने के बाद उसने मुझे एक पुराने से मकान के पास रुकने का इशारा किया। वो किसी नाजुक अंदाम हसीना की तरह साइकिल रिक्शे से नीचे उतरी और अपने गिरेबान में हाथ डालकर चाबी निकाली। मकान का ताला खोलने के बाद उसने मुझे चुपके से ऊपर की जानिब आने का इशारा किया। उसका इशारा समझकर मेरी तो जैसे बाछें खिल गईं और मैं बिजली की सी तेजी से उस लड़की के पीछे लपका। वो मेरे आगे आगे सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, जबकि मैं किसी जिंदा लाश की तरह उसके इशारों पर चल रहा था। कुछ देर तक सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम एक कमरे में पहुंचे जो देखने में बिल्कुल वीरान सा था। वहां सिर्फ एक बड़ी सी चारपाई और चंद टीन के बक्से वगैरह पड़े हुए थे। दीवारों पर हर तरफ जाले और मिट्टी की एक तह मौजूद थी। पहली नजर में ही मुझे ये माहौल बड़ा अजीबो गरीब सा लगा था, मगर मेरे जहन में मौजूद हवस के शैतान ने मुझे एक ऐसे पहाड़ पर ला खड़ा किया था कि जिससे उतरना बिल्कुल नामुमकिन था। बस इसी उजलत में मैंने उस माहौल का खास नोटिस ना लिया। वो लड़की एकदम से मेरी जानिब मुड़ी और मुस्कुराते हुए एक अंगड़ाई ली। देखो, तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं तुम्हें आवाज ना दूं तब तक अपनी आंखें बंद रखना। उसकी बात को समझते हुए मैंने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आने का इंतजार करने लगा। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे और मैं ना जाने क्या क्या नाब शनाब सोच रहा था। फिर अचानक ही मुझे एक झटका सा लगा। उस लड़की ने मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। अगले ही लम्हे मेरे नाक से एक शदीद किस्म की बदबू टकराई, जैसे मैं किसी गटर या फिर गंदगी के ढेर पर खड़ा हुआ हूँ। मैंने फौरन ही अपनी बंद आंखों को खोला तो मेरी गिग्गी बंद गई। मेरी निगाहों के सामने वो खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक इंतहाई भयानक काली सियाह और बदसूरत औरत खड़ी हुई थी। झुर्रियों से भरा हुआ उसका चेहरा देखने से ही एक अजीब सी वहशत पैदा कर रहा था। यूं कहना मुनासिब होगा कि मेरे सामने एक चुड़ैल किस्म की बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, जिसके पूरे जिस्म से एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। उसके काले और पीले बदबूदार दांतों से एक अजीब सा मादा बह रहा था, जिसकी बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। उफ मेरे खुदाया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ। उस बूढ़ी चुड़ैल ने मुझे इस कदर जोर से भींचा हुआ था कि मैं उसकी बाहों में कसमका कर रह गया। उसकी बूढ़ी और बेजान बाहों में इस कदर शदीद ताकत थी कि मैं बताने से कासिर हूँ। बस ऐसा लगता था कि जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। मुझे उस वक्त जितनी भी सूरतें और कलमे याद थे, मैंने दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिए। उस बूढ़ी चुड़ैल की बाहों में गुजरे हुए ये चंद लम्हे मेरे लिए किसी कयामत से कम न थे। लेकिन फिर मैंने जैसी ही आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उस चुड़ैल नुमा बला ने मुझे एकदम से छोड़ दिया। मैं हाँफता कांपता उल्टे पांव सीढ़ियों की जानिब दौड़ा। मुझे अब भी महसूस हो रहा था कि वो चुड़ैल मेरा पीछा करती आ रही है। किस्सा मुख्तसर, मैं गिरता पड़ता उस घर से बाहर आकर बेहोश हो गया। मुझे उस वक्त होश आया
जब किसी ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे। होश में आते ही मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग देखे। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वहां मौजूद हर बंदा मुझसे अजीबोगरीब सवालात कर रहा था, मगर मैंने उन्हें घुमा फिरा कर उस चुड़ैल नुमा बला के बारे में बता दिया। उस हजूम में मौजूद एक बड़े मियाँ मेरी बात सुनते ही फौरन बोल उठे, अरे तू पागल तो नहीं हो गया? ये मकान तो बरसों से वीरान और बेआबाद पड़ा हुआ है। इसकी मिल्कियत के लिए तो हाई कोर्ट में दो पार्टियों के दरमियान मुकदमा चल रहा है। जरा गौर से देख इस मकान को, ये तो पिछले 30 साल से बंद है और न जाने कितने सालों से इसके ऊपर जंग-आलूद ताले लगे हुए हैं। मैंने हड़बड़ाकर फौरन ही उस मकान के दरवाजे की जानिब देखा। खौफ की एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। बड़े मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे थे। इस मकान के दरवाजे पर दो बड़े बड़े मोटे और जंग-आलूद ताले लगे हुए थे। जब वहां मौजूद सब लोग अपने घरों को चले गए तो वो बड़े मियाँ मेरे करीब आए और एक हसरत भरी निगाह से मेरी जानिब देखा। अरे अदनान मियाँ, आज से ठीक 20 बरस पहले ये वाकया मेरे साथ भी हुआ था, मगर मेरी इस कहानी पर किसी ने भी यकीन न किया। शायद आज 20 बरस बाद वही वाकया तुम्हारे साथ भी हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, उस दिन के बाद मैं नामर्द हो गया, क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरे जिस्म को इतने बुरे तरीके से जकड़ा था कि मैंने अपनी मर्दाना कुव्वत ही खो दी। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। बड़े मियाँ की ये बात सुनकर मुझ पर तो जैसे कोई कयामत टूट पड़ी थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर से हौले जा रहा था। बस एक ही लम्हे में मेरे सर पर मौजूद वो सारा खौफ उतर गया और मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। है मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे। काश कि मैं शैतान के रास्ते पर ना चला होता तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। बड़े मियाँ ने जो अल्फाज कहे, क्या वो सच होंगे? कहीं उनकी तरह मैं भी तो नामर्द नहीं हो जाऊंगा। मेरे जहन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था। किसी ने सच ही कहा है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही खो देते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।